मूवी की शुरुआत में हम वेदांत को देखते हैं जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर होता है। दोस्तों उसके पास अच्छी स्क्रिप्ट तो थी पर उस पर फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे और वो जिस भी प्रोड्यूसर को अपनी स्क्रिप्ट सुनाता था वो प्रोड्यूसर उस पर फिल्म बनाने के लिए मना कर देता था। पर आज उसे एक नया प्रोड्यूसर मिल गया था जो कि उसकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने के लिए मान गया था। पर दोस्तों वो प्रोड्यूसर उसे स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहता है। वो वेदांत को कहता है कि अगर तुम मेरे बताए हुए चेंजेस करोगे तो ही मैं फिल्म पर पैसे लगाऊंगा। अब दोस्तों वो प्रोड्यूसर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और वेदांत का दोस्त लक्ष्मण उससे पूछता है कि क्या वो प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए मान गया। तो वेदांत उसे कहता है कि मान तो गया है पर वो स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए बोल रहा था। दोस्तों दरअसल वेदांत और उसका दोस्त अभी भी एक फिल्म सेट पर थे और लक्ष्मण यहाँ का लाइटिंग सिस्टम संभाल रहा था। वो वेदांत को कहता है कि डायरेक्टर तुझ पर काफी गुस्सा हो रहा है क्योंकि वो एक सीन शूट कर रहा है जिसमें तुमने ब्लास्ट करवाना था। दोस्तों तभी वेदांत अपने डायरेक्टर के पास जाता है जो कि उस पर काफी गुस्से था। वो वेदांत को कहता है कि मैंने तुम्हें एक सीन में ब्लास्ट करने के लिए बोला था, तूने ब्लास्ट क्यों नहीं किया। दोस्तों वेदांत उसे कहता है कि सर मुझे एक जरूरी कॉल आ गई थी, आप ये सीन दोबारा से शूट कर लें, मैं इसमें अभी ब्लास्ट करवाता हूँ। अब दोस्तों वेदांत ब्लास्ट करने वाले के पास जाता है जिसका नाम फारूक था। दोस्तों दरअसल फारूक फिल्मों में ब्लास्ट होने वाले बॉम्ब बनाता था। वेदांत उसे कहता है कि हमारा डायरेक्टर एक सीन शूट करने वाला है, तुम्हें उस सीन में एक नॉर्मल ब्लास्ट करना होगा। तो फारूक उसे कहता है कि तुमने जैसा बताया है वैसा ही होगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब दोस्तों डायरेक्टर एक सीन शूट करता है और जब ब्लास्ट करने की बारी आती है तो फारूक उस सीन में एक हैवी ब्लास्ट कर देता है, यानी कि उसने छोटे बम की जगह बड़ा बम लगा दिया था, इसीलिए फिल्म का पूरा सेट ही ब्लास्ट हो जाता है। अब दोस्तों क्योंकि ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी वेदांत की थी तो वो इस ब्लास्ट के नुकसान से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है और जाकर एक दुकान पर बैठ जाता है। और दोस्तों थोड़ी देर में ही वहाँ पर उसका दोस्त लक्ष्मण भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि तू यहाँ पर छुप कर बैठा है, वो डायरेक्टर तुझे कब से ढूंढ रहा है और वो तुझे छोड़ेगा नहीं क्योंकि तूने ब्लास्ट करके उसका पूरा सेट ही उड़ा दिया। तभी वेदांत उसे कहता है मैंने उस फारूक को बोला था कि ब्लास्ट छोटा रखना है पर उसने बड़ा ब्लास्ट कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। अब दोस्तों ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब वेदांत अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर रहा होता है क्योंकि जिस नए डायरेक्टर ने उसकी स्क्रिप्ट के लिए हाँ बोला था उसने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहे थे। अब दोस्तों वेदांत स्क्रिप्ट लिख ही रहा था कि तभी लक्ष्मण उससे कहता है कि भाई मुझे लगता है हमारी किस्मत ही खराब है, तू जिस भी प्रोड्यूसर को अपनी स्क्रिप्ट सुनाता है वो तुझे चेंजेस करने के लिए बोल देता है और आधे तो तुझे मना ही कर देते हैं। वो वेदांत को कहता है कि अगर तुझे अपनी फिल्म बनानी है तो तू किसी बैंक में डाका ही डाल ले। अब दोस्तों लक्ष्मण काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था इसीलिए वो गुस्से में ऐसा बोल देता है। तभी वेदांत उसे कहता है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं आज जिस प्रोड्यूसर के पास जाने वाला हूँ वो हमारी स्क्रिप्ट पर फिल्म जरूर बनाएगा। दोस्तों इसके बाद वेदांत उस प्रोड्यूसर के पास अपनी स्क्रिप्ट ले जाता है पर वहाँ जाकर भी उसके हाथ निराशा ही लगती है। वो प्रोड्यूसर वेदांत को कहता है कि मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पर फिल्म नहीं बना सकता क्योंकि पहले तू जिस फिल्म की शूटिंग करवा रहा था तूने उस डायरेक्टर का पूरा फिल्म सेट ही ब्लास्ट कर दिया, आज के बाद मैं तो क्या कोई भी प्रोड्यूसर तुम्हारी स्क्रिप्ट पर पैसा नहीं लगाएगा। वो वेदांत को कहता है कि अगर तुझे अपनी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनानी है तो तू किसी बैंक में डाका डाल ले। अब दोस्तों ये सुनकर वेदांत का दिल टूट जाता है क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो रात को सोते हुए भी यही सोच रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। तभी उसके दिमाग में वो बैंक लूटने वाली बात आती है जो कि उसे प्रोड्यूसर ने बोली थी। अब दोस्तों वेदांत ये समझ चुका था कि अगर उसे अपनी फिल्म बनानी है तो सीधे तरीके से तो कभी नहीं बन पाएगी। वो अब सच में किसी बैंक में डाका डालने की सोच रहा था। वो गूगल पर सर्च करता है कि इंडिया का सबसे अमीर गाँव कौन सा है। तभी वहाँ पर धनपाली नाम का एक गाँव आता है जो कि भारत का सबसे अमीर गाँव था। और दोस्तों ये इकलौता ऐसा गाँव था जिसमें अब तक बिल्कुल भी क्राइम नहीं हुआ था। अब दोस्तों वेदांत थोड़े ही दिनों में अपनी प्लानिंग पूरी कर लेता है और वो लक्ष्मण को भी ये सब बता देता है। दोस्तों लक्ष्मण पहले तो उसे मना कर देता है पर जब वेदांत उसे अपना प्लान समझाता है तो वो भी मान जाता है। वेदांत लक्ष्मण को कहता है कि हम उस गाँव में जाएंगे और उन्हें ये कहेंगे कि हम आपके गाँव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। अब दोस्तों लक्ष्मण और वेदांत पूरे तैयार थे और वो दोनों अपने साथ 2 आदमी और ऐड कर
लेते हैं, जिनमें से एक तो वही आदमी था जो कि फिल्म सेट पर ब्लास्ट करने के लिए बम बनाता था। अब वो वेदांत का साथ इसीलिए दे रहा था क्योंकि जब से उसने फिल्म का पूरा सेट उड़ा दिया था तब से उसे कोई भी फिल्म मेकर काम नहीं दे रहा था। इसीलिए वो वेदांत के ऑफर को मान लेता है और उनके साथ एक चौथा आदमी और था जो कि एक बेवड़ा था। लक्ष्मण वेदांत को कहता है कि ये बेवड़ा हमारे साथ क्या करेगा, तो वेदांत उसे कहता है कि ये बेवड़ा जरूर है पर बहुत काम की चीज है, ये भी इस चोरी में हमारी मदद करेगा। अब दोस्तों वो चारों उस गांव के लिए निकल जाते हैं और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो उस गांव में पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही वो एक आदमी को पूछते हैं कि हमें इस गांव के सरपंच से मिलना है। दोस्तों तभी वो आदमी उन्हें सरपंच के पास ले जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि इस गांव की सरपंच एक औरत थी। वो उस सरपंच को कहते हैं कि हम आपके गांव में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। तो सरपंच उससे पूछती है कि इस डॉक्यूमेंट्री से हमारे गांव का क्या फायदा होगा। दोस्तों तभी वेदांत उसे कहता है कि अभी सिर्फ आसपास के गांव ही आपके गांव को जानते हैं, अगर हम ये डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो पूरी दुनिया आपके गांव को जानने लगेगी। दोस्तों उनकी ये बात सुनकर एक आदमी सरपंच को कहता है कि हमें इन्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने देना चाहिए क्योंकि एक मेरा बेटा था जो कि ये बोलकर विदेश चला गया कि उसे हमारा गांव पसंद नहीं है और एक ये लोग हैं जो इस गांव का महत्व समझते हुए यहाँ पर आए हैं, हमें इन्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने देना चाहिए। अब दोस्तों सभी गांव वाले सरपंच को कहते हैं कि हमें इन्हें यहाँ रहने देना चाहिए। दोस्तों इतने लोगों का बहुमत होने की वजह से सरपंच उन्हें इस गांव में रहने के लिए अलाउ कर देती है। वो कहती है कि ठीक है ये इस गांव में रहेंगे पर जब इनकी डॉक्यूमेंट्री पूरी हो जाएगी तो ये यहाँ से चले जाएंगे। सरपंच वेदांत को कहती है कि अब से आप हमारे घर में रह सकते हैं, हम आपको एक कमरा देंगे जिसमें आप अपना पूरा सामान रख सकते हैं। दोस्तों तभी वेदांत उसे कहता है कि सरपंच जी हम आपके घर में रहने की बजाय इस गांव के स्कूल में रह सकते हैं, इससे आपके घर वालों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दोस्तों सरपंच उनकी इस बात को मान लेती है और अपने एक आदमी को उनके साथ स्कूल में भेज देती है। दोस्तों सरपंच के इस आदमी का नाम जॉन था। अब जॉन उन्हें स्कूल का एक रूम दिखाता है और रूम दिखाकर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों जॉन के जाते ही वेदांत अपनी टीम के साथ मिलकर उस कमरे की खिड़कियां और रोशनदान पूरी तरह से बंद कर देता है और वो उन तीनों को अपना प्लान बताता है कि कैसे वो इस गांव की बैंक में चोरी करेंगे। वेदांत उन्हें कहता है कि हम जिस स्कूल में रह रहे हैं वहां से 300 मीटर की दूरी पर वो बैंक है, हम रोज एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब लगाकर इस कमरे में सुरंग खोदेंगे और सुरंग से निकली हुई मिट्टी को हम नदी में बहा देंगे और ये सारा काम हम रात को किया करेंगे क्योंकि रात को इस गांव में एक बड़ा सा घंटा बजाया जाता है जिसके बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और जब वो घंटा बजा करेगा तब हम सुरंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया करेंगे ताकि किसी को बॉम्ब की आवाज सुनाई ना दे। दोस्तों वेदांत उन्हें कहता है कि सुरंग खोदने के लिए हमारे पास 30 दिन है और जब हम सुरंग खोदकर बैंक तक पहुंच जाएंगे तो उसके नीचे जाकर एक बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे जिससे हम लॉकर रूम में एंटर हो जाएंगे और वहां से सारा कैश उठाकर वहां से निकल जाएंगे। वेदांत उन तीनों को कहता है कि ये काम करने से पहले हमें सभी गांव वालों का भरोसा जीतना होगा और हम अपने प्लान के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम वॉकी टॉकी का यूज करेंगे ताकि किसी को हमारे प्लान के बारे में पता ना चल सके। अब दोस्तों वो आज रात से ही अपने चोरी के प्लान की शुरुआत कर देते हैं, यानी कि जब रात को घंटा बजाने का टाइम होता है तो मोहन अपना वॉकी टॉकी लेकर वहां पर आ जाता है और उधर वेदांत और फारूक अपने कमरे में बॉम्ब लगा लेते हैं। दोस्तों जैसे ही गांव का एक आदमी उस बड़े से घंटे को बजाता है तभी लक्ष्मण उन्हें बता देता है और फारूक उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और दोस्तों आज से उनकी सुरंग बननी शुरू हो गई थी। ये चारों ऐसे ही रात को घंटा बजाने के टाइम पर बॉम्ब ब्लास्ट किया करते थे और सुबह गांव के लोगों से गांव की जानकारी लिया करते थे ताकि गांव वालों को इन पर शक ना हो। दोस्तों अब हर रोज इनकी यही रूटीन चल रही थी और जब एक दिन वो चारों बैंक में काम करने वाले एक एम्प्लॉय का शूट करते हैं तो उस बैंक में एक लड़की आती है जिसका नाम अंजलि था और वो भी इस बैंक में कैशियर थी। दोस्तों अंजलि उनके लिए चाय लेकर आती है और वेदांत को वो काफी अच्छी लगती है। वो अंजलि से थोड़ा हंसी मजाक की बातें करता है और दोस्तों अंजलि को भी वेदांत का बिहेवियर काफी अच्छा लगता है। अब वो चारों उस बैंक से शूट करके बाहर आ जाते हैं और दोस्तों उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर इन पर नजर रखे हुए था क्योंकि उसे पहले दिन से ही इन चारों पर शक हो रहा था कि हो ना हो ये चारों गांव वालों से कुछ तो छुपा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद वो चारों गांव की एक फैक्ट्री में जाते हैं ताकि डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट कर सकें और दोस्तों वहां पर जाते ही उन्हें गांव की सरपंच मिलती है जो कि उन्हें उस फैक्ट्री में शूट करने से मना
कर देती है। वो वेदांत को कहती है कि आप इस फैक्ट्री को छोड़कर और कहीं भी शूट कर सकते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में हम एक खास तरह का गुड़ बनाते हैं और ये हम डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाना चाहते। अब दोस्तों वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और रात होते ही फिर से अपनी सुरंग खोदनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस रूटीन को फॉलो करते हुए उनका आधा महीना बीत चुका था। अब उस बैंक में चोरी करने के लिए उनके पास सिर्फ 15 दिन ही बचे थे। दोस्तों सुबह होते ही वो फिर से उस बैंक में जाते हैं ताकि अंजलि का शूट कर सके। वेदांत अंजलि को कहता है कि ये तो गांव की बैंक है, यहाँ तो कुछ ज्यादा काम नहीं होता होगा। तो अंजलि उन्हें बताती है कि काम तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर महीने यूएस, चाइना और मलेशिया से इस बैंक में काफी पैसा आता है। दोस्तों अब वेदांत ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर विदेश से इतना पैसा इस गाँव में कैसे आता है। वो अंजलि को पूछता है कि क्या ये इतना पैसा विदेश में सिर्फ गुड़ एक्सपोर्ट करने की वजह से आता है। तो अंजलि उन्हें कहती है कि हमारी फैक्ट्री में बनने वाला गुड़ बहुत ही खास किस्म का गुड़ है, जिसे हम विदेशों में बेचकर पैसा कमाते हैं। दोस्तों अब वो चारों शूट करके वहाँ से चले जाते हैं और अब हम गाँव के जमींदार को देखते हैं, जिसकी सरपंच से हमेशा ही बहस होती रहती थी, क्योंकि दोस्तों उसे लगता था कि इस गाँव का सरपंच उसे होना चाहिए था, न कि उस औरत को। इसीलिए वो लेडी सरपंच जो भी किया करती थी, ये जमींदार हमेशा उसके खिलाफ ही होता था। और अब वो अपने एक आदमी को कहता है कि इस गांव में जो 4 लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं, उनका जहां मन करता है वो वहां शूट करने पहुंच जाते हैं और उन्हें कोई रोकता भी नहीं है। ये सब उस सरपंच की वजह से हो रहा है। वो जमींदार अपने आदमी को कहता है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्री वाले कुछ ठीक नहीं लगते, तुम उन चारों पर अपनी नजर रखना। अब दोस्तों रात होती है और जब घंटा बजने वाला होता है तो लक्ष्मण अपनी पोजीशन पर जा रहा होता है। तभी उसे पुलिस इंस्पेक्टर देख लेता है। वो उसे कहता है कि घंटा बजने का टाइम हो चुका है, तुम इतनी रात को इस सड़क पर क्या कर रहे हो। तो लक्ष्मण उसे कहता है कि सर मैं तो रात को गांव की खूबसूरती को शूट करने आया था और अब मैं वापस ही जा रहा हूँ। दोस्तों उस पुलिस वाले को लक्ष्मण पर शक हो रहा था। वो उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ। दोस्तों लक्ष्मण काफी ज्यादा डर चुका था और वो गाड़ी में उसके साथ बैठ जाता है। वो अपने वॉकी टॉकी से अपने साथियों को सिग्नल भेजता है कि वो अपना खुदाई का सारा सामान छुपा ले। दोस्तों थोड़ी ही देर में वो पुलिस वाला वहाँ पहुँच जाता है और जब वो स्कूल के कमरे में जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो पूरी चेकिंग करने के बाद उन्हें कहता है कि इतनी रात को बाहर घूमना सेफ नहीं है, क्योंकि इस गांव के लोग गायब हो रहे हैं। दोस्तों तभी फारूक उसे कहता है कि सर इस गांव में इतनी शांति होने के बाद भी लोग कैसे गायब हो सकते हैं। अब दोस्तों इंस्पेक्टर उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार वार्निंग देनी थी और मैं वो दे चुका हूँ। अगर आज के बाद तुम मुझे रात के टाइम बाहर दिखे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और दोस्तों ऐसा कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। दोस्तों सुबह होते ही वो चारों फिर से गाँव का शूट करने के लिए चले जाते हैं और उन्हें गाँव की एक बुजुर्ग औरत मिलती है। वो उन्हें अपने बेटे की तस्वीर दिखाकर कहती है कि ये मेरा बेटा है और कुछ दिनों से ये घर पर नहीं आया, पता नहीं ये कहाँ चला गया। आप इस तस्वीर को अच्छे से अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाइए ताकि मेरा बेटा घर वापस आ सके। दोस्तों लक्ष्मण और वेदांत को उस औरत के लिए काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद वो अंजलि का शूट करते हैं, जो कि उन्हें गांव के लोगों के बारे में बताती है कि इस गांव में रहने वाले लोगों में से किसका बिहेवियर कैसा है। अब दोस्तों अंजलि को वेदांत शुरू से ही अच्छा लगता था और इसीलिए वो बार बार उनके पास शूट करवाने के लिए आया करती थी और वेदांत भी ये समझ चुका था। दोस्तों कुछ दिनों के बाद ही वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं। तो अब हम फिर से रात का टाइम देखते हैं जब फारूक उस सुरंग में बॉम्ब लगाता है और लक्ष्मण उस घंटे के पास चला जाता है। दोस्तों पहले फारूक उस सुरंग में एक बॉम्ब लगाया करता था, पर आज उसने उस सुरंग में 2 बॉम्ब लगा दिए थे ताकि खुदाई जल्दी हो सके। और दोस्तों जब गांव का वो आदमी घंटे को बजाता है तो लक्ष्मण उन्हें बता देता है और तभी फारूक उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। दोस्तों जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो काफी बड़ा धमाका हो जाता है, क्योंकि आज उसने सुरंग में 2 बॉम्ब एक साथ लगा दिए थे। दोस्तों बड़ा धमाका होने की वजह से गांव का जो घंटा था उसमें दरार आ जाती है और वो घंटा टूटकर नीचे गिर जाता है और लक्ष्मण ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। उधर वेदांत अपने वॉकी टॉकी से लक्ष्मण को वापस आने के लिए कहता है, पर आगे से लक्ष्मण का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब दोस्तों वेदांत जल्दी से लक्ष्मण के पास जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि सभी गांव वाले उस घंटे के पास इकट्ठे हो चुके थे। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर इस घंटे के टूटने का कारण क्या हो सकता है। पर तभी वेदांत समझ चुका था कि हो ना हो ये घंटा हैवी ब्लास्ट होने की वजह से ही
गिरा है। तभी गांव वाले एक सभा बनाते हैं जिसमें वो घंटा बजाने वाला आदमी सरपंच को बताता है कि जब वो घंटा बजाने वाला था तो उसे एक बड़े से धमाके की आवाज सुनाई दी और तभी वो घंटा टूटकर नीचे आ गिरा। दोस्तों अब क्योंकि गांव वाले उस पुरातन घंटे का काफी सम्मान करते थे तो सरपंच उन्हें कहती है कि ये हमारा धर्म घंटा है और हम इसे फिर से खड़ा करेंगे। दोस्तों इधर गांव वाले उस घंटे के गिरने पर चर्चा कर रहे थे और उधर वेदांत फारूक पर गुस्सा हो रहा था। वो उसे कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि लो इंटेंसिटी बम रखना है और तूने 2 बम लगाकर हैवी ब्लास्ट कर दिया और इसकी वजह से गांव का वो घंटा गिर गया। अब हम उस बैंक तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अब वो घंटा कभी नहीं बजेगा और ना ही हम उस सुरंग में बम ब्लास्ट कर पाएंगे। वेदांत उसे कहता है कि तेरी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। अब दोस्तों वो सभी टेंशन में आ चुके थे और उनके पास बैंक तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों तभी सुरंग में से उनका बेवड़ा साथी बाहर निकलता है जो कि अभी भी उस सुरंग में खुदाई कर रहा था। वो उन्हें कहता है कि हम बैंक तक पहुंच चुके हैं, अब हमें और खुदाई करने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने बैग उठाओ और मेरे साथ बैंक में चलो। दोस्तों ये बात सुनकर वेदांत को हौसला मिलता है और अब वो थोड़ा रिलैक्स होता है। वो चारों अब उस सुरंग में जाते हैं ताकि बैंक में से सारा कैश चुरा सकें। वो सुरंग में जा ही रहे थे कि तभी वेदांत को डाउट होता है कि उसके हिसाब से तो अभी और खुदाई होनी बाकी थी, तो इतनी जल्दी हम बैंक तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब वो बेवड़ा उस सुरंग में बनी दीवार को तोड़ता है और उस दीवार के टूटते ही वो चारों एक कमरे में पहुंच जाते हैं। अब वो चारों काफी खुश थे क्योंकि आज उनकी इतने दिनों की मेहनत सफल हो चुकी थी। दोस्तों जब वो चारों उस कमरे में टॉर्च मारकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारे कंकाल पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। वो वेदांत को कहते हैं कि हम तो बैंक में जाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तू ये हमें कहाँ ले आया। दोस्तों वेदांत भी ये सब देखकर काफी शॉक हो चुका था। तभी वो अपना मैप निकालता है और उसे मैप में देखकर पता चलता है कि असल में वो जिस कमरे में खड़े थे वो इस गांव के सरपंच का घर था और वो अब उसकी बेसमेंट में खड़े थे। वेदांत उन्हें कहता है कि मैंने बिल्कुल सही प्लान बनाया था और बैंक तक पहुंचने के लिए हमें अभी और खुदाई करनी थी, पर मुझे नहीं पता था कि बैंक तक सुरंग खोदते हुए सरपंच के घर की बेसमेंट बीच में आ जाएगी। दोस्तों वो चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें उस बेसमेंट में एक जख्मी आदमी दिखाई देता है। दोस्तों लक्ष्मण वेदांत को कहता है कि ये तो उसी बुजुर्ग का बेटा है जो शूट करते हुए अपने बेटे की फोटो दिखाकर रो रही थी। अब वेदांत उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे और आखिर इस गाँव में चल क्या रहा है। दोस्तों तभी वो आदमी उन्हें बताता है कि असल में इस गाँव में गुड़ एक्सपोर्ट नहीं होता बल्कि उसकी जगह क्वार्ट्ज एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों क्वार्ट्ज एक तरह का चमकीला पत्थर होता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। वो आदमी उन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले इस गांव का एक मुखिया हुआ करता था और उसकी 2 औलादें थी, जिनमें से एक गांव का मौजूदा जमींदार है और दूसरी इस गांव की सरपंच है। बस फर्क इतना है कि जो गांव का जमींदार है वो उस मुखिया की अपनी पत्नी से जन्मा था और जो गांव की सरपंच है वो उस मुखिया की नाजायज औलाद थी। इसीलिए उस मुखिया ने अपने बेटे को यानी जमींदार को अपनी पूरी धन दौलत सौंप दी थी और जो उसकी नाजायज औलाद यानी गांव की सरपंच थी उसे उसने गांव के बाहर एक बंजर इलाके में भेज दिया था। अब एक दिन उस सरपंच औरत को उस बंजर में एक चमकीला पत्थर मिलता है जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं और उस चमकीले पत्थर की कीमत करोड़ों में होती है। और जब उसे वो पत्थर मिला तभी उसे ये पता चल चुका था कि गांव के मुखिया ने उसे पैदा करके छोड़ दिया था। तभी उसने एक दिन अपने गांव के मुखिया को ही मरवा दिया और खुद उसकी कुर्सी संभाल ली और तब से ही वो सरपंच उस चमकीले पत्थर को गुड़ में छुपाकर विदेशों में एक्सपोर्ट करती है। वो उन्हें बताता है कि अगर किसी को उस सरपंच का सच पता चलता है तो वो उसे मारकर इस बेसमेंट में जला देती है। दोस्तों वो आदमी उन्हें सरपंच के बारे में बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और अब वो चारों उस बेसमेंट में छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि सरपंच और जॉन उस बेसमेंट में आए थे। वो दोनों उस आदमी को खत्म कर देते हैं। दोस्तों वो चारों ये सब देखकर काफी डर गए थे क्योंकि उन्हें अब तक यही लग रहा था कि ये गांव इकलौता ऐसा गांव है जहां बिल्कुल भी क्राइम नहीं होता, पर जो कुछ सरपंच इस बेसमेंट में कर रही थी उन्हें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब दोस्तों जॉन और सरपंच उस आदमी को मारकर वहां से चले जाते हैं और वो चारों भी अपनी खोदी हुई सुरंग से वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। अब दोस्तों वेदांत उन सबको कहता है कि हमने जैसा सोचा था ये गाँव बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से लौट जाना
जाना चाहिए। वेदांत उन्हें कहता है कि अभी तक सरपंच को हमारी सुरंग के बारे में पता नहीं चला और इससे पहले कि उसे पता चले हमें इस सुरंग को बंद करना होगा। दोस्तों उसकी बात सुनकर फारूक उसे कहता है कि हम पागल नहीं है कि तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करते जाएंगे। हमने इतनी मुश्किल से ये सुरंग खोदी थी, अब हम इसे बंद नहीं कर सकते। वो वेदांत को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और पुलिस को इस सरपंच के बारे में सारा सच बता दूंगा। दोस्तों उसकी बात सुनकर वेदांत उसे कहता है अगर तूने पुलिस को इसका सच बता भी दिया तो क्या गारंटी है कि पुलिस हमें उससे बचा लेगी। उस सरपंच के पास पैसा बहुत है और अगर हम पुलिस को सच बताएंगे तो हो सकता है कि पुलिस भी उसके साथ मिलकर हमें खत्म कर दे। अब हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें उस सुरंग को बंद करके और अपना बचा हुआ शूट पूरा करके यहाँ से चले जाना चाहिए। दोस्तों अब वो सुरंग को बंद करने का काम शुरू कर देते हैं और उधर पुलिस इंस्पेक्टर उस नदी के पास पड़ी मिट्टी की जांच करने लगता है। दोस्तों उस इंस्पेक्टर को इस मिट्टी में बारूद और बम के टुकड़े मिलते हैं क्योंकि ये वही मिट्टी थी जो उन चारों ने सुरंग से खोदकर नदी में फेंकी थी। अब दोस्तों इस पुलिस वाले को पूरा यकीन हो चुका था कि वो चारों कुछ तो अजीब कर रहे हैं। उधर हम वेदांत और उसकी टीम को देखते हैं जो कि बैंक से चोरी करने का ख्याल दिल से निकाल चुके थे और अपना बचा हुआ शूट पूरा करने में लगे हुए थे। दोस्तों गाँव वाले फिर से उस घंटे को खड़ा करने की चर्चा कर रहे थे और जो आदमी उस घंटे को रात को बजाया करता था वो आदमी सरपंच को कहता है कि वो घंटा गिरने का कारण वहाँ पर पड़ी हुई पाइपलाइन है। हो सकता है कि उस पाइपलाइन में कहीं से लीकेज हो रही हो जिसकी वजह से वो घंटा गिर गया। दोस्तों वेदांत इस पाइपलाइन वाली बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और अब उसके दिमाग में एक और प्लान बनने लगा था। जब गाँव की सभा खत्म होती है तो वेदांत उस घंटा बजाने वाले आदमी का शूट करता है और तभी वेदांत उससे पूछता है कि आपको ये क्यों लगता है कि आपका धर्म घंटा पाइपलाइन की वजह से गिरा है। तो वो आदमी उन्हें कहता है कि मुझे पूरा यकीन है वो घंटा बिल्कुल उस पाइपलाइन की वजह से ही गिरा है। वेदांत उससे पूछता है कि जिस पाइपलाइन की आप बात कर रहे हैं वो कहां से कहां तक जाती है। तो वो आदमी वेदांत को कहता है कि वो पाइपलाइन वाटर टैंक से होती हुई बैंक तक जाती है और बैंक से सीधा सरपंच के घर तक जाती है और सरपंच के घर से होती हुई सीधा गाँव के बाहर निकल जाती है। अब दोस्तों वेदांत को बैंक तक जाने का सबसे आसान रास्ता मिल चुका था। वो उस आदमी का शूट करके वहाँ से चले जाते हैं और वेदांत लक्ष्मण को बताता है कि अब हमें वो सुरंग बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस पाइपलाइन से सीधा बैंक तक जा सकते हैं। लक्ष्मण उसे कहता है कि मुझे तेरा प्लान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और अगर ये सब सरपंच को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो वेदांत उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ 4 दिनों में ही बैंक तक पहुँच जाएंगे। हमने जो सुरंग खोदी थी हमें उसे थोड़ा और आगे तक खोदना होगा ताकि हम पाइपलाइन में एंटर हो सकें और पाइपलाइन में एंटर होते ही हम सीधा बैंक तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों वेदांत ये पूरा प्लान अपने सभी साथियों को बता देता है और तभी फारूक उससे पूछता है कि तेरा प्लान तो अच्छा है पर अगर हम सुरंग के जरिए पाइपलाइन तक चले भी गए तो हमें पाइपलाइन से बैंक तक की दूरी कैसे पता चलेगी। तो वेदांत उन्हें कहता है कि इसके लिए हमें अंजलि की मदद लेनी होगी। दोस्तों वेदांत अंजलि के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तो अंजलि उसे कहती है कि मैं सुन रही हूँ, तुम वो बात मुझे बता सकते हो। तभी वेदांत उसे कहता है कि मैं वो बात यहाँ नहीं बता सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों इसके बाद वो अंजलि को स्कूल में ले आता है और उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने प्रोड्यूसर्स के पास जाकर अपनी स्क्रिप्ट के लिए मिन्नतें की और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो इस गाँव में चोरी करने के लिए आ गया। अब दोस्तों जो कुछ भी वेदांत और उसकी टीम ने आज तक किया था वेदांत वो सारी सच्चाई अंजलि को बता देता है और अंजलि ये जानकर काफी शॉक हो जाती है। वो वेदांत को कहती है कि अब तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो वेदांत उसे कहता है कि मुझे इस चोरी में तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इस सब में तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। अब दोस्तों अंजलि को वेदांत पर काफी गुस्सा आ रहा था पर क्योंकि वो उसे प्यार करती थी तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो वेदांत उसे कहता है कि हम चारों ने मिलकर स्कूल से लेकर सरपंच की बेसमेंट तक एक सुरंग खोदी थी, अब हमें उस बेसमेंट से थोड़ा और आगे तक सुरंग को खोदना होगा और ऐसा करके हम गांव की पाइपलाइन में एंटर हो जाएंगे और मैं तुम्हें उस पाइपलाइन से फॉलो करता रहूंगा और तुम्हें बैंक के लॉकर रूम के पास जाकर इस रिमोट का बटन दबाना होगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि लॉकर रूम की लोकेशन कहाँ पर है। वो कहता है कि बस तुम्हें इतना ही काम करना होगा, इसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। अब दोस्तों एक दिन जब जॉन
उस बेसमेंट में आता है तो उसे वहाँ एक वॉकी टॉकी पड़ा दिखाई देता है। दोस्तों दरअसल ये वॉकी टॉकी वेदांत के बेवड़े साथी का था। वो सुरंग खोदने के बाद इसे यहीं भूल गया था। अब जॉन उस वॉकी टॉकी को देखकर समझ चुका था कि कोई तो इस बेसमेंट में जरूर आया है। दोस्तों जॉन उस वॉकी टॉकी को लेकर सरपंच के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये वॉकी टॉकी बेसमेंट से मिला है। अब दोस्तों सरपंच जॉन को कहती है कि कोई तो ऐसा है जिसे बेसमेंट का राज पता चल चुका है। वो कहती है कि ये वॉकी टॉकी जिसका भी है वो एक बार तो इससे जरूर बात करेगा। दोस्तों उधर वेदांत पाइपलाइन के अंदर था और अंजलि बैंक के अंदर जाकर उस रिमोट का बटन दबा देती है। तभी वेदांत को उस लॉकर रूम की लोकेशन पता चल जाती है और जब वो अपने वॉकी टॉकी से अपने साथियों को रिपोर्ट करता है तभी सरपंच और जॉन को उसकी आवाज सुनाई देती है। अब दोस्तों सरपंच को समझ नहीं आ रहा था कि वॉकी टॉकी में जो बात कर रहा है आखिर वो कौन हो सकता है। अब दोस्तों उधर हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसे नदी पर मिली मिट्टी में से ब्लास्ट हुए बॉम्ब के कुछ हिस्से मिले थे। अब क्योंकि उसे वेदांत और उसके साथियों पर शक हो रहा था तो वो उनसे पूछताछ करने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों उधर सरपंच उस वॉकी टॉकी वाले को पकड़ने का प्लान बना रही थी। वो जॉन को कहती है कि तुम इस गांव के बाहर सारे गांव वालों को एक फिल्म दिखाओ, देखते हैं कि वहाँ कौन कौन आता है और कौन नहीं आता। दोस्तों जॉन ऐसा ही करता है और जब वो गांव वालों को फिल्म दिखा रहा था तो सरपंच उससे पूछती है कि क्या यहाँ सारे गांव वाले आ चुके हैं। तो जॉन उसे कहता है कि सारे गांव वाले तो आ चुके हैं, बस बैंक में काम करने वाली अंजलि और डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लड़के नहीं आए। अब दोस्तों सरपंच को अंजलि पर शक हो रहा था। अब वो और जॉन सीधा अंजलि के घर चले जाते हैं। वो अंजलि के घर जाकर उसी वॉकी टॉकी को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। तो अंजलि काफी डर जाती है और दोस्तों वो उन्हें वेदांत और उसकी टीम के बारे में सब कुछ बता देती है। अब दोस्तों क्योंकि सरपंच को सब कुछ पता चल चुका था तो वो अंजलि को बेसमेंट में लेकर जाती है और वॉकी टॉकी के जरिए सभी साथियों को बुलाने के लिए कहती है। अब क्योंकि अंजलि काफी डर चुकी थी तो वो वॉकी टॉकी से लक्ष्मण को बुलाती है और उसे कहती है कि उसे सुरंग में कुछ मिला है। तो लक्ष्मण जल्दी से वहाँ जाता है और वहाँ पहुँचते ही उसे सरपंच और जॉन मिलते हैं। दोस्तों अब वो समझ गया था कि सरपंच को उनका प्लान पता चल चुका है। अब दोस्तों सरपंच ऐसे ही लक्ष्मण के जरिए उसके दूसरे साथियों को भी बेसमेंट में बुला लेती है, पर अभी तक वहाँ वेदांत नहीं आया था। थोड़ी देर में ही लक्ष्मण वेदांत को भी बेसमेंट में आने के लिए कहता है। अब दोस्तों वेदांत थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये तीनों खाना खाते खाते अचानक सुरंग में क्यों चले गए और वो लक्ष्मण की आवाज से समझ चुका था कि वो काफी डरा हुआ है। अब वेदांत भी उस बेसमेंट में चला जाता है और दोस्तों वहाँ जाते ही जॉन उन सबको बहुत पीटता है। अब उन सब की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोस्तों सरपंच उन्हें कहती है कि आज तक जिसे भी इस बेसमेंट का राज पता चला है वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं गया और तुम सब इसके बारे में जानते हुए भी खुले घूम रहे हो। वो उन्हें कहती है कि आज तुम सबको मरना होगा। दोस्तों तभी जॉन सरपंच को कहता है कि आपको अभी फैक्ट्री में चलना होगा क्योंकि वो जमींदार फैक्ट्री में लफड़ा कर रहा है। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वेदांत उन्हें कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने ही जमींदार को फैक्ट्री में जाने के लिए बोला था। वो कहता है कि मैंने जमींदार को बता दिया था कि सरपंच फैक्ट्री में गुड़ के नाम पर क्वार्ट्ज एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों वेदांत की बात सुनकर वो उसे कहते हैं कि सरपंच तो जमींदार के पास चली गई है पर हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो वेदांत उन्हें कहता है कि मैं यहाँ आते हुए एक चाकू छुपा कर ले आया था। अब दोस्तों वो इस चाकू से सबको खोल देता है और उन्हें कहता है कि तुम सब बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं पाइपलाइन से जाकर बैंक से कैश लेकर आता हूँ। दोस्तों उसकी बात सुनकर वो उसे कहते हैं कि तू अगर बैंक में चला भी गया तो वापस आते हुए तुझे बेसमेंट से ही आना होगा और अगर वो सरपंच दोबारा यहाँ आ गई तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी वेदांत उन्हें कहता है कि मैं वापस आते हुए सुरंग से नहीं आऊंगा बल्कि बैंक से ही सीधा बाहर निकलूंगा। अब दोस्तों वो सभी बाहर गाड़ी में वेदांत का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर में ही वेदांत उस बैंक से 40 करोड़ चुराकर उनके पास आ जाता है। अब दोस्तों वो सभी चैन की सांस लेते हैं क्योंकि शुरू से लेकर अब तक उन्होंने इस चोरी के लिए काफी मेहनत की थी। अब वो सभी काफी खुश थे और वो पैसा लेकर गाड़ी से वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि उस स्कूल में पहुँच चुका था। दोस्तों वो वहाँ पर उनकी खोदी हुई सुरंग देखता है और ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। वो पुलिस वाला जब उस सुरंग में जाता है तो उसे भी सरपंच की बेसमेंट का राज पता चल जाता है। दोस्तों उधर हम वेदांत और उसकी टीम को देखते हैं जो कि गाड़ी में जा ही रहे थे कि थोड़ी दूर जाते ही वो रास्ते में सरपंच को खड़ा
देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों सरपंच के आदमी उन्हें गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। अब वेदांत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो उसे सरपंच के पैरों में फेंक देते हैं। दोस्तों सरपंच उन्हें कहती है कि मैंने इतने सालों की मेहनत के बाद इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया और तुम सब उसे ऐसे ही मिट्टी में मिला दोगे। अब दोस्तों वो अपने साथियों को वेदांत को मारने के लिए कहती है, पर तभी फारूक गाड़ी में पड़े एक बॉम्ब को देखता है और उसे उठाकर सरपंच के पैरों में फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वो चारों वहां से भाग जाते हैं और दोस्तों वेदांत उन सबको कहता है कि दोस्तों सारे गांव वालों को गांव के बाहर एक फिल्म दिखाई जा रही है, हमें सीधा वहीं जाना चाहिए और वहां जाकर हम गांव वालों को सरपंच का सच बता देंगे। दोस्तों अब वो सभी गांव वालों के पास चले जाते हैं और वहां जाकर सरपंच की पूरी सच्चाई बता देते हैं। पर तभी उनमें से एक आदमी वेदांत को कहता है कि इस गांव में जो चल रहा है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, पर लगता है कि तुझे अच्छी तरह से सब कुछ नहीं पता। दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि वो गांव वाले भी सरपंच के साथ ही मिले हुए थे, यानी कि जो क्वार्ट्ज सरपंच एक्सपोर्ट करती थी वो उसमें से इन सबको हिस्सा दिया करती थी और जो भी गांव के बाहर से यहाँ आया करता था उसे ये गांव वाले इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलने देते थे और अगर किसी को पता चल भी जाता था तो सरपंच उसे बेसमेंट में ले जाकर मार दिया करती थी। अब दोस्तों थोड़ी देर में ही वहाँ सरपंच भी पहुँच चुकी थी। अब सारे गाँव वाले वेदांत और उसकी टीम को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दोस्तों तभी वेदांत वो पैसों का बैग जॉन को पकड़ाता है और उसे कहता है कि ये पूरी प्लानिंग मेरी थी, इसीलिए जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो और इन सबको जाने दो। दोस्तों इसके बाद जॉन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके साथी वेदांत के लिए कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों थोड़ी मार खाने के बाद वेदांत की नजर उस गांव के वाटर टैंक पर पड़ती है। तभी उसे याद आता है कि वाटर टैंक की पाइपलाइन सीधा बैंक से होकर गांव के बाहर जाती है। दोस्तों वो अपने सभी साथियों को कहता है कि हम सबको भागकर उस टैंक तक जाना होगा और वहां से हम सीधा गांव के बाहर जा सकते हैं। अब दोस्तों फारूक देखता है कि उसके पास एक बॉम्ब बाकी पड़ा था। वो उन गांव वालों को कहता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है और अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूंगा। दोस्तों तभी वो उनकी तरफ उस बॉम्ब को फेंकता है और वो सभी वाटर टैंक की तरफ भागने लगते हैं। दोस्तों फारूक का फेंका हुआ बॉम्ब फटता नहीं और गांव वाले भी उनके पीछे भागते हैं। थोड़ी देर में ही वेदांत और उसकी टीम वाटर टैंक के ऊपर पहुंच जाते हैं और गांव वाले उन्हें कहते हैं कि अब तुम हर तरफ से घिर चुके हो, तुम अब बच नहीं पाओगे, अब तुम वाटर टैंक से कहां भागोगे। दोस्तों तभी वेदांत और उसकी टीम पीछे कूद जाते हैं और गांव वालों को लगता है कि वो नीचे आ रहे हैं। पर थोड़ी देर के बाद जो गांव का घंटा बजाने वाला था उस आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि एक बार उसने शूट करवाते हुए उन सबको बताया था कि वाटर टैंक की पाइपलाइन सीधा गांव के बाहर जाती है। और अब दोस्तों वो समझ चुका था कि वेदांत और उसकी टीम पाइपलाइन के जरिए गांव से बाहर जा रही है। अब दोस्तों वो सभी गांव के बाहर जाने लगते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेदांत और उसकी टीम पाइपलाइन से होती हुई सीधा गांव के बाहर आ चुकी थी। दोस्तों दूसरी तरफ हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि सरपंच का राज जान चुका था और वो अब सीधा फैक्ट्री में जाता है और सरपंच के साथ वो बाकी गांव वालों को भी अरेस्ट कर लेता है। अब दोस्तों हम सुबह का वक्त देखते हैं जब वेदांत अपनी टीम के साथ कहीं बैठा था। वो उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हमारे पास उस गांव की रिकॉर्डेड फुटेज तो है, हम अपनी डॉक्यूमेंट्री में उस फुटेज को यूज करेंगे और उस गांव के राज को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे और सभी फिल्म मेकर्स को ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास उनसे कई ज्यादा अच्छी कहानी है। अब दोस्तों कुछ दिनों में ही वेदांत न्यूज चैनल पर आकर उस गांव को एक्सपोज करता है और इसके लिए उसे अवार्ड भी मिलता है और अब वो उस गांव पर एक फिल्म बनाने वाला था। पर दोस्तों आज भी उसके पास फिल्म बनाने के लिए कोई पैसा नहीं था। पर तभी हम देखते हैं कि उस गांव का जमींदार वेदांत के पास आता है और उनकी फिल्म को प्रोड्यूस करने का जिम्मा उठाता है क्योंकि उन सब की वजह से ही जमींदार को सरपंच का ओहदा मिला था। तो दोस्तों इसी तरह से ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।